हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के पटेल ऑनलाइन क्लासेस में। आज 3-4 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना। कुछ विशेष काम था तो बीच में क्लासेस बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। एमपीटेट वर्ग 2 हो या यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना। कोई भी पेपर हो हिंदी साहित्य से संबंधित, अगर उसमें प्रश्न आते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उसके जो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न जरूर आता ही आता है। ठीक है, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न आएगा तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। चलो तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक, भाई जो हिंदी साहित्य है इसका जो इतिहास लेखन की जो परंपरा है ना, ये कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, है ना। इसमें कौन कौन से इतिहासकार हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो है वो गारसादा तासी हैं। कौन है यहाँ पर? गारसादा तासी। गारसादा तासी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का क्या किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, चलो तो गारसादा तासी के द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? इस्तवार दाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक, इसका जो फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का पहला इतिहास ग्रंथ है, इस्तवार दाला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक, इसमें ये जो है ना, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 2 भागों में प्रकाशित हुआ, है ना। 2 भागों में प्रकाशित हुआ ये। 2 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, पहला भाग जो है इसका, पहला भाग पहला भाग जो आया ये 1939 में, 1839 में, सॉरी, 1839 में आया। और दूसरा भाग कब आया? तो 1847 में आया। 1847 में इसका दूसरा भाग आया। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में आया। 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ ग्रंथ है, इस्तवार दाला उत्तर हिंदुस्तानी। ठीक, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, सभी आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि नंबर 1 है, यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो ग्रंथ है ना, ये कौन सी भाषा में लिखा गया दोस्तों? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस्तवार दाला एंदोई, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो फ्रेंच भाषा है। ठीक, फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था। ठीक, दूसरी बात क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है ये। ठीक, पहला इतिहास ग्रंथ है ये हिंदी भाषा का। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। कैसी पद्धति में लिखा गया है? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ये पद्धतियां क्या होती हैं इसकी अलग से भी क्लास में बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतिहास लेखन की जो पद्धति होती है ना, वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग पद्धति का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा पहला इतिहास ग्रंथ है गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया, इसकी जो जो पद्धति है वो कैसी है? वर्णानुक्रम है। वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि इसमें जो कवि हैं वो वर्णों के आधार पर आगे पीछे हैं। ठीक है, जैसे किसी का आ का से आया ना नाम, तो वो आगे आ जाएंगे, और चा छा जा वाले हा वाले सब कहाँ चला जाएंगे? पीछे चला जाएंगे।
ठीक है, इसको कहा गया है वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक, चौथी बात है इसमें इस ग्रंथ के प्रथम भाग का प्रकाशन, ठीक है, अब मैंने शुरू में ही बता दिया है कि ये दो भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ, 1839 में, और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1847 में। यानी कि गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया जो ये ग्रंथ है, इस्तवारदाला लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी, ये जो है दो भागों में प्रकाशित हुआ है। जो पहला भाग है 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो वो है कि संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। ये कितने खंडों में विभक्त किया गया है, 3 खंडों में विभक्त किया गया है। और इसका पुनः प्रकाशन हुआ जब, तो ये 3 खंडों में विभक्त हुआ। और ये इसका पुनः प्रकाशन कब हुआ, तो 1871 में। कब हुआ, 1871 में हुआ। यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो कि 1871 में क्या हुआ, इसका संशोधित होगा। ये क्या हुआ, संशोधित होके इसका दूसरा संस्करण निकला था। संशोधित क्या हुआ, ये संशोधित हुआ। ठीक, ऐसे ये संशोधित हुआ 1871 में, दूसरा संस्करण आया। ऐसा भी कह सकते हो कि इसका दूसरा संस्करण भी आया। कौन सा था, दूसरा संस्करण। ठीक, चलो मुंह से बोल रहा हूँ मैं, लिख लीजिएगा। ठीक, तो 1871 में इसका दूसरा संस्करण आया जो कि 3 भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है ना, विभक्त किया गया तीन तीन खंडों में संपूर्ण ग्रंथ को। ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ को कितने खंडों में विभक्त किया गया, तो 3 खंडों में विभक्त किया गया। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें कुल 738 कवियों का वर्णन है। ठीक है, गारसा दत्तासी द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें 738 कवियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। और भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जो 72 कवि है ना, वो हिंदी के हैं। कितने कवि, 72 कवि। इसमें जो 72 कवि हैं वो हिंदी के हैं। ठीक, चलो अगला नाम हमारे सामने आता है मौलवी करीमुद्दीन का। अगला नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन का। ठीक, इनका जो ग्रंथ है वो तजकिरा ई शुराई हिंदी। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, तजकिरा ई शुराई हिंदी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये उर्दू भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में, उर्दू में। ठीक है, इनके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये उर्दू भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, उर्दू भाषा में। तजकिरा ई स्वराई हिंदी, ये इतिहास ग्रंथ है जो कि मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा है। ठीक है, कब लिखा है, तो यह इतिहास ग्रंथ सन 1848 में लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1848 में लिखा गया है। इसकी भाषा क्या है, इस इतिहास ग्रंथ की भाषा क्या है, उर्दू है। ठीक, और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें 1008 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का, 1008 कवियों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें 1004 कवियों का वर्णन किया गया है, और जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। कहीं पर आपको 60 कवि भी मिलेंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने डाटा निकाला है, 1 2 3 किताबों से हमने देखा है जो महत्वपूर्ण किताबें होती हैं। ठीक है ना, उसमें से हमने डाटा निकाला है, तो हमें जो निष्कर्ष मिला है वो ये है कि हिंदी के 62 कवि हैं इसमें। ठीक है, तजकिरा ई शोराई हिंदी में, हिंदी के 62 कवि हैं। ठीक, कहीं कहीं पर आपको 60 कवि भी मिलेगा। अगर 62 ऑप्शन में ना हो तो आप 60 में जा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला नाम है हमारे सामने शिव सिंह सेंगर का। अगला नाम कौन है हमारे सामने, शिव सिंह सेंगर। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, मोस्ट कर लेंगे इनको, एग्जाम में आते रहते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए हमको महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। ठीक है, और हमारे को एक नंबर दे सकता है यहाँ से। ठीक है ना, इसलिए सब लोग ध्यान दे के पढ़ेंगे। चलो, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। क्या नाम है, शिव सिंह सरोज नाम है। और ये कब लिखा गया, तो 1883 में लिखा गया। कब लिखा गया, 1883 में लिखा गया, है ना। एक और विद्वान है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, यहाँ पे आप
ऐसे ही बोले दे रहा हूँ मैं, है ना, कि एक और विद्वान है राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, राम स्वरूप चतुर्वेदी है जो, वो इसका प्रकाशन 1883 नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं, 1878 मानते हैं। कब मानते हैं, 1878 मानते हैं। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है, शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1878 मानते हैं। ठीक है, जबकि 1883 ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने माना है। कौन माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है। इसके आप सन पे मत जाइएगा। ठीक है, अलग अलग किताबों में देखोगे अलग अलग सन मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केवल ये पूछा जाता है ना कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1883 आपको आंख बंद करके मार देना है। बशर्ते अगर पूछे नहीं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना है, तब 1878 हो जाएगा। लेकिन अगर नाम दे के ना पूछे तो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह और सरोज है जो ग्रंथ, उसका प्रकाशन वर्ष 1883 ही है। ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगली बात क्या है इसमें कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है ना, जितने स्टार देना हो ना इसको दे दो, मोस्ट मोस्ट पॉइंट है ये। ठीक है ना, कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शिव सिंह सरोज। ठीक है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसमें 1000 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का, 1000 कवियों का। ठीक है, इसमें 1000 कवियों का वर्णन है। 1000 कवियों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अगला बात क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। कौन सी पद्धति में, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है ये भी। ठीक है, जैसे कि गारसा दत्तासी लिखा गया था। ठीक है ना, ये भी शिव सिंह सरोज भी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में जो प्रथम कवि है ना, वो पुष्य को माना है, या कहीं कहीं आपको पुंड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो किसको माना है, पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने तो पुष्य या पुंड को माना है। किस आधार पर, तो अपने लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर। ठीक है ना, जो पहला कवि है हिंदी का, वो किसको माना है, पुष्य या पुंड को माना है। ठीक, चलो, इस ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में, आधार स्रोत मतलब जहाँ से कुछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आधार स्रोत के रूप में शिव सिंह सेंगर ने 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का, 14 ग्रंथों का। ठीक है, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। अगला नाम है हमारे सामने जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है, जॉर्ज ग्रियर्सन। पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज ए ग्रियर्सन। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जितने स्टार लगाना उस पर लगा लें। ये ये ग्रंथ ऐसा है जो किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना, उनमें से सबसे पहली बात क्या है कि यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, ध्यान देंगे, यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सन 1888 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ, 1888 में प्रकाशित हुआ। ठीक, अगली बात क्या है, तथा 1889 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हुआ। ठीक है ना, दोनों डेट आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका के विशेषांक के रूप में जब इसका प्रकाशन हुआ था तो 1888 में हुआ था। ठीक है ना, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब हुआ था, तो 1889 में हुआ था। ठीक है, जैसा प्रश्न होगा उसी तरह हमारा उत्तर भी बदल जाएगा।
लेकिन अगर केवल इतना पूछता है कि प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1888 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है दूसरे नंबर का, यह इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, कौन सी भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसके पहले हमने शिव सिंह सरोज को देखा था कि हिंदी भाषा में लिखा गया था, पहला ग्रंथ था वो, है ना। और ये इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है। इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है। ठीक, पहली बार कवियों एवं लेखकों, ये नहीं है कुछ, ठीक है, इस मिसप्रिंट हो गया है। पहली बार कवियों एवं लेखकों का वर्गीकरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, कि क्या हुआ था पहली बार, ठीक है ना। अभी तक क्या हुआ था कि कवियों का जो वर्णन था ना, वो इतिहासकारों ने वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर किया था। ठीक है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके समय के अनुसार यानी काल के अनुसार ही कवियों का वर्णन किया गया है कि पहले कवि कौन आएगा और दूसरे में कौन आएगा। नाम के आधार पर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, कि वर्णों के आधार पर हो जाए तो ये तो वो गलत है ना, अच्छी पद्धति नहीं मानी जाएगी वो। अब मान लीजिए किसी का हाथ से नाम आता है और वो उन्होंने शुरू से लिखा, इतिहास ग्रंथ पहले लिखा, ठीक है, या पहले कवि थे वो, तो वो उनके अकॉर्डिंग तो पहले कवि होंगे नहीं, क्योंकि हाथ से नाम आ रहा है ना, तो वो गलत पद्धति थी। तो क्या हुआ कि पहली बार जो लेखकों का और कवियों का जो वर्गीकरण हुआ ना दोस्तों, वो कैसे हुआ? कालानुक्रम पद्धति के अनुसार हुआ। कैसी पद्धति के अनुसार? कालानुक्रम पद्धति के अनुसार। ठीक, चलो अगला पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन को काल विभाजन का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्यों ना कहा जाएगा भाई, पहली बार क्या किया इन्होंने? कालक्रम अनुसार जो कवियों का वर्गीकरण किया ना, कालक्रम अनुसार, इसीलिए तो उनको काल विभाजन का जनक कहा जाएगा, है ना। पहली बार इन्होंने काल विभाजन किया था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जॉर्ज ग्रियर्सन को काल विभाजन का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, आप जो भी कहना चाहो। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ये ग्रियर्सन नहीं है, ग्रियर्सन है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कि हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय भाई किसको जाता है ना, तो वो व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है वो? जॉर्ज ग्रियर्सन है, जो वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, साहित्य के इतिहास को। चलो अगला पॉइंट है, इनमें 952 रचनाकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें मतलब किसमें? इनके इनके द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनका जो ग्रंथ है, इनमें 952 रचनाकारों का वर्णन मिलता है या किया गया है। ठीक है ना, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा है कि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कहा है इन्होंने, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है। देखो कितनी बड़ी बात है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ आप सभी लोग जानते हो ना, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, है ना, उसका भी जिक्र करेंगे हम, अभी आएगा वो कुछ थोड़े समय बाद। हाँ, जितने भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, यहाँ पर सभी को लिया गया है और सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके बाहर आपको इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका आज से आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले हैं हमारे रचनाकार मिश्र बंधु। रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु। इनके द्वारा लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद। ठीक, मिश्र बंधु विनोद
बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ना बने ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्रश्न हर बार बनते हैं। बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभी तो पूछ लेता है कि मिस्र बंधु में तीन भाई, तीन तीन बंधु कौन से थे भाई, उनका नाम बताओ, है ना। तो कौन कौन से थे तीन बंधु, तीन भाई, मतलब श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है ना, श्याम सुखदेव और गणेश, श्याम सुखदेव और गणेश। ठीक है, श्याम सुखदेव और गणेश, इनको भूलना मत। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इनको नहीं भूलना। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु में शामिल है। कौन शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। ठीक है ना, चार नाम दे देगा, तीन है एक नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो तीन है कौन। ठीक है, चलो। तो मिश्र बंधुओं ने इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक, ये चार भाग में विभक्त है। कितने भाग में, चार भाग में विभक्त है। यह ग्रंथ चार भागों में विभक्त है। कितने भागों में, चार भागों में। ठीक है, इसमें जो है प्रथम तीन भागों का प्रकाशन 1913 में। ठीक है, दो बार इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, प्रथम तीन भागों का प्रकाशन 1913 में, और चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन है ना वो 1934 में हुआ है। इस बात को आप या ध्यान ध्यान देंगे। ठीक है, कि जो तीन भाग हैं इसका प्रकाशन 1913 में हो गया था, और जो चतुर्थ भाग था उसका प्रकाशन 1934 में हो गया था। कुल चार भाग में ये विभक्त था। मिश्र बंधु विनोद प्रथम तीन भाग 1913 में प्रकाशित हो गए, और अंतिम भाग यानी कि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक, दूसरी बात, इस ग्रंथ में 4591 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का, 4591 कवियों का वर्णन है। लगभग 5000 कवियों का वर्णन है, ऐसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा लिखा हो सकता है ना, 5000 पूरा डाटा ना हो के ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो आप 5000 में टिक कर सकते हैं। ठीक है, कि मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। भाई बहुत बड़ा है ये, मतलब, है ना। चलो, मिश्र बंधुओं ने कई अज्ञात कवियों को साहित्य में स्थान दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, खोज खोज के लाए अज्ञात कवियों को, है ना। और अपने साहित्य में इन्होंने क्या दिया, स्थान दिया कि भाई ये नाम कवि कविता, ये नाम कवि कविता, ये नाम कवि कविता, है ना। रिसर्च किया बहुत, क्यों ना करेंगे यार, तीन लोग थे, है ना, कर सकते हैं। चलो, अगला है, डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। मोस्ट आईएमपी फैक्ट है दोस्तों कि डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं मिश्र बंधु विनोद को लेकर के, तो वो कहते हैं कि जो ये ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ जो है ना साहित्य के पंचांग है। साहित्य का क्या है, पंचांग है, कैलेंडर है ये साहित्य का। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने ब्रजभाषा का पहला कवि या प्रथम कवि किसे माना है, तो सारंगधर का माना है, सारंगधर को माना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है इन्होंने, तो गोरखनाथ को माना है। किसको माना है, गोरखनाथ को माना है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, चलो, अंग्रेजी रचनाकार है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किंग है वो। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के ये किंग माने जाते हैं। ठीक है ना, इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है यहाँ पर। इनका जो ग्रंथ है सभी लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में लिखा गया ग्रंथ है ये, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो ग्रंथ है इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप की पहचान का श्रेय जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ना हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप, ठीक है, की पहचान का श्रेय जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। दूसरी बात है
शुक्ल जी ने अपने इतिहास में साहित्यिक महत्व की रचनाओं को ही स्थान दिया है। ठीक है ना, सभी रचनाओं को स्थान नहीं दिया, केवल कैसी रचनाओं को स्थान दिया इन्होंने, ऐसी रचनाओं को जो साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, भंडार थोड़ी करना था उनको फालतू, है ना, तो उन्होंने फालतू भंडार ना करके केवल ऐसी रचनाओं को ही महत्व दिया है जो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक, चलो तीसरी बात है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। ठीक है ना, हम लोग भी बांटते हैं ना, आदिकाल, वीरगाथा काल ऐसे करके, है ना। इतिहास को कितने 4 कालों में बांटा है, कुल 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। ठीक, अगली बात सबसे मोस्ट, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण, डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है नामवर सिंह ने, ध्यान देंगे, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो शुक्ल जी को इतिहास ग्रंथ है ना जो ये पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। तो देखो कितनी बड़ी बात कही है, ऐसा काम तो केवल शुक्ल जी ही कर सकते हैं, है ना। चलो अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस पर ये होता है ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ की आलोचना भी होती है। ठीक है ना, इसी बात को लेके, किस बात को लेके ध्यान देंगे, शुक्ल जी रीति काल का आरंभ, किसका आरंभ भाई, रीति काल का आरंभ जो है ना केशों से ना मानकर चिंतामणि से मानते हैं, है ना, और ये सही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, इसी बात को लेके ना शुक्ल जी की आलोचना भी होती है कभी कभी। ठीक है ना, आलोचना करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो आलोचना करते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होता है आलोचना करने का, है ना, कि भाई रीति काल का पहला कवि चिंतामणि को इन्होंने माना है ना, केशव दास को नहीं माना, तो ये भी इसके कारण इनकी आलोचना भी होती है। ठीक, चलो अगले कवि हैं अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगले कवि हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको कौन को नहीं जानता, है ना, इनका जो इतिहास ग्रंथ है, 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है इन्होंने, और तीनों ही महत्वपूर्ण है, आपको नाम याद रखना है और सन याद रखना है तीनों के। ठीक है ना, और कुछ याद नहीं रखना इसमें, केवल हिंदी साहित्य इतिहास इतिहास ग्रंथ हैं जो, और उनका प्रकाशन वर्ष, ये याद रखना बस। ठीक है ना, चलो तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। इन्होंने दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मोस्ट आईएमपी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, है ना, इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इनका डेट भी याद रखना है कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1952 में। ठीक, चलो अगला पॉइंट है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरावादी साहित्य इतिहास लेखक हैं। कैसे लेखक है भाई, ये तो परंपरावादी साहित्य इतिहास लेखक है। ठीक है, अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो, वो अपने इतिहास ग्रंथ में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। ये मोस्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इतिहास ग्रंथ में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है ना, अपन ये इतिहास ग्रंथ है जो, इनकी जो पद्धतियां हैं, इनकी एक अलग से क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, कि कौन सा रचनाकार है, कौन सा कवि लेखक है जो जो कौन सी पद्धति से संबंधित है। ठीक है, उसमें प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि विधेयवादी पद्धति से संबंधित है ना, कौन सा कवि वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है, वर्णानुक्रम पद्धति,
से संबंधित है, कालानुक्रम पद्धति से संबंधित है, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो हम उससे संबंधित भी क्लास करवा देंगे जल्द ही। ठीक, चलो अगला पॉइंट है, यह ग्रंथ समाजशास्त्रीय पद्धति में लिखा गया है। कौन सी पद्धति में? समाजशास्त्रीय पद्धति में। ठीक, और अगला पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट आईएमपी। ठीक है ना, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, जो वो हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो अब्दुल रहमान को मानते हैं। किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान। कहीं कहीं पर अब्दुल है, कहीं कहीं पर अब्दुल है। ठीक है ना, तो अब्दुल रहमान है जो, उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक, चलो अगले रचनाकार हैं हमारे जो, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसकी डेट याद रखना दोस्तों, 1938 में ये ग्रंथ लिखा गया था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में। ठीक, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या क्या है? नंबर एक, यह एक अधूरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है। कैसा है? अधूरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है ना भाई, सीधे सा प्रश्न बन जाएगा कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है ना? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। कौन माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो सरहप्पा ही है। ठीक है ना, लेकिन राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं? तो स्वयंभू को मानते हैं। ठीक, चलो अगला पॉइंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो अधूरा इतिहास ग्रंथ कहते हैं इसको, इस ग्रंथ को अधूरा इतिहास ग्रंथ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ना, अभी 693 से माने हैं, कहा 993 से माने हैं शुक्ल जी, है ना, संवत 1050, है ना, ऐसा करके तो ये 693 से माने हैं और भक्ति काल तक जाते हैं, बस हो गया, उसके आगे है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है ना, वो हिंदी साहित्य का आरंभ जो 693 ईस्वी से मानते हैं और ये अधूरा इतिहास ग्रंथ भी है। चौथी बात महत्वपूर्ण है, ये बात को आपको याद रखना है। चौथी बात कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, ये दोनों के स्थान पर उन्होंने नया नाम दिया जिसका नाम है संत काव्य और प्रेम काव्य। ठीक है ना, संत काव्य धारा और प्रेम काव्य धारा। ठीक, सूफी काव्य धारा। अगला पॉइंट है, यह ग्रंथ आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है ना, और जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। चलो अगले रचनाकार हैं गणपति चंद्रगुप्त। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो, कुछ रचनाकार इतिहासकार ऐसे हैं जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक नाम है गणपति चंद्रगुप्त का, है ना। चलो, तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मोस्ट आईएमपी। ठीक है ना, इसे आप इम्पोर्टेंट समझ के चलेंगे। ठीक है ना, मोस्ट है ये कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। कब लिखा? कब प्रकाशन हुआ? 1964 में इसके पहले भाग का प्रकाशन हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन 1965 में हुआ। यानी कि ये दो भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है जो, वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, इसका जो पहला भाग है उसका प्रकाशन 1964 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1965 में हुआ था। इसलिए बहुत सारे बहुत सारी किताबों में इनका जो प्रकाशन है ना वो 1965
1965 ही मान के चला गया है। ठीक है ना, क्या मान के चला गया है? 1965। ठीक है, अगर सिंगल लाइन में पूछा जाए कि गणपति चंद्र गुप्त है जो, उनका जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1965 है। 1965 ही मान के चलना है। ठीक है ना, हालांकि इसके पहले भाग का ना 1964 में प्रकाशन हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, 1965 ही मान के चलना है। दूसरे भाग का प्रकाशन 1965 में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट इसमें क्या है कि गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, यह भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। समाजशास्त्री पद्धति अपनाई, किसी ने कालानुक्रम पद्धति अपनाई, है ना, ऐसा करके विधेयवादी पद्धति अपनाई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, उसको अच्छी पद्धति माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो गणपति चंद्रगुप्त है ना, वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। ठीक, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने शालिभद्र सूरी को, किसको, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। और साथ में आदिकाल को इन्होंने शून्यकाल भी कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। अन्य इतिहासकार एवं इतिहास ग्रंथ हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा जरूर, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, जितने भी इतिहासकार हैं महत्वपूर्ण, उनके द्वारा लिखे गए जो भी इतिहास ग्रंथ हैं वो सारे के सारे आज कवर हो गए। बाकी जो और भी महत्वपूर्ण जो छूट गए हैं उनको हम यहाँ पे अभी कवर कर देंगे। ठीक है, चलो, तो अन्य इतिहासकार एवं इतिहास ग्रंथों में पहला नाम है जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। किनका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986। ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण ही लिया है, बाकी को नहीं लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो लिखा गया है वो सभी के सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दूसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया हिंदी का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों ग्रंथ। ठीक है ना, एक तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996। ठीक, अगला नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, जो 1954 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक, चलो, अगले कवि हैं हमारे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये कब लिखा? 1942 में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है ये, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। अगला नाम है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, इसको भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला नाम है चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री जी हैं जो, उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, 1949 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1949 में लिखा गया। अगला नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन, 1960। अगला नाम है डॉक्टर गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, 1938। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुमन राजे। डॉक्टर सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, 2003 में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास अलग है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास अलग है। ठीक है ना, ये डॉक्टर सुमन राजे हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा इन्होंने। ठीक, चलो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।
दोस्तों को शेयर करना है, ठीक, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक। चलो।